हेलो एवरीवन, स्वागत है बेटा आप सबका हमारे इस नए लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। और बेटा आपको याद होगा कि हमने काफ़ी सारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स नए नए पढ़ लिए हैं। खासकर हमने कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स भी पढ़ा है। और आज के लेक्चर में बेटा हम बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। बहुत ही एक्साइटिंग आज का हमारा लेक्चर होने वाला है एंड आई होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा और बहुत ही खास पसंद भी आने वाला है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए जो मैं आपको करवाना चाहूंगा। देखिए, पहला बेटा सवाल हमारे पास लिखा है, if x1 and x2 are the real roots of, अच्छा सवाल है बेटा, are the real roots of, if x1 and x2 are the real roots of x square minus kx प्लस k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 15 इक्वल टू 0 और इसके दो रूट्स है x1 एंड x2। ठीक है, इसके दो रूट्स हैं x1 एंड x2। फाइंड x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर मैक्स। आपको बताना है कि x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। हमारे पास सवाल कि अगर x1 और x2 आर द रियल रूट्स, ध्यान से देखिएगा, रियल रूट्स बोल रहे हैं, आर द रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर मैक्स। तो सबसे पहली बात जो मुझे समझ में आती है वो क्या है कि अगर इसके रियल रूट्स हैं तो इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। रियल रूट्स की बेटा बात हो रही है ना। रियल रूट्स कब होंगे? जब जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। डिस्क्रिमिनेंट देखो क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 15। ये जो डिस्क्रिमिनेंट है अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो देखो k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर मतलब माइनस 3k स्क्वायर माइनस 4 और ये तो माइनस 28k माइनस 4 और ये तो माइनस 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। या आप बेटा यहां से लिख सकते हैं 3k स्क्वायर प्लस 28k प्लस 60 इज लेस देन इक्वल टू 0। ये बेटा चीज हम लिख सकते हैं। यहां से हमारे पास अगर आप ध्यान से इसको समझने की कोशिश करें तो इसके रूट्स क्या आएंगे। अगर मैं k की वैल्यू निकालूं, k की बेटा वैल्यूज जो आएंगी वो क्या आएंगी, k बिलोंग्स टू या k इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर मतलब 28 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c मतलब 4 इंटू 3 इंटू 60 अपॉन 2a। तो 2a बेटा जैसे ही आप करोगे तो 6 आएगा। ठीक है, तो 28 का स्क्वायर कितना होता है? अगर आप बेटा 28 को 28 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 8 से 64, 4 कैरी 6, 8 2 से 16 और 6 22 और यहां से करोगे तो 56, तो ये आ गया 784। ठीक है, 784 आ जाएगा बेटा आपके पास। तो मतलब कि ये जो 28 का स्क्वायर है इसके बदले तो मैं 784 लिख सकता हूं और 784 से सब्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 6 देखो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 6 तो ये आ जाएगा 720। इसमें से 720 सब्ट्रैक्ट हो रहा है मतलब k का वैल्यू क्या आया, माइनस 28 प्लस माइनस 784 में से 720 गया तो 64 का रूट 8 अपॉन 6 ये आ जाएगा। सॉल्व करके बेटा देख लीजिए k का वैल्यू क्या आएगा। k का वैल्यू माइनस 28 और माइनस 8 माइनस 36 बाय 6 मतलब माइनस 6 और माइनस 28 प्लस 8 माइनस 20 बाय 6 मतलब माइनस 10 बाय k की ये दो वैल्यूज आ रही। अगर मैं इसको नंबर लाइन में बेटा प्लॉट करूं, ये तो मैंने रूट्स निकाल लिए, अब अगर इसके मैं क्रिटिकल पॉइंट्स को बेटा प्लॉट करूं तो माइनस 6 यहां आएगा, माइनस 10 बाय 3 यहां आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो k बिलोंग्स टू आ जाएगा माइनस 6 क्लोज से माइनस 10 बाय 3 क्लोज्ड। ये हमारे पास आएगा। इसका क्या यूज है अभी आपको थोड़ी देर में आएगा समझ में। ठीक है ना, ये रियल रूट्स दिया हुआ था, ये मैंने क्यों सॉल्व करके पहले निकाला अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा बेटा, इसीलिए ये सवाल अच्छा है। तो इसको बेटा ये तो हमने सॉल्व कर लिया रियल रूट्स की कंडीशन के लिए, इसे मैं क्लियर कर देता हूं ताकि अब अपन अपने एक्चुअल सवाल की तरफ आगे बढ़ पाए। तो हमारा जो एक्चुअल सवाल था, एक्चुअल सवाल क्या बोलता है कि x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू बताइए।
तो जरा सोच के देखिए x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर क्या होगा? x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर होगा x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 2x1 x2। ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां से बेटा मेरे पास आप अगर देखेंगे तो x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, x1 प्लस x2 क्या है? सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स क्या है? माइनस b बाय a, मतलब कि k का स्क्वायर माइनस 2 प्रोडक्ट ऑफ रूट c बाय a, मतलब कि k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 15। ये बेटा आपके पास वैल्यू है, ये जो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर है ना, इसकी ये वैल्यू है। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। तो ये आ गया k स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर माइनस 14k माइनस 30, या इसको आप लिख सकते हैं माइनस k स्क्वायर माइनस 14k माइनस 30। आपको बच्चों इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। हमें क्या बताना है? हमें इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। अब एक क्वाड्रेटिक है जिसकी मुझे मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम वैल्यू बताने का तरीका क्या होता था? याद करिए, इसका बेटा तरीका होता था कि हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर पहले बनाना पड़ेगा। अगर हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करें तो उसके लिए मैंने आपको अप्रोच क्या बताया था कि जो भी लीडिंग कोफिशिएंट होता है उसको 1 बनाया जाता है, ठीक है? तो आप माइनस कॉमन ले लो, अंदर लिखो k स्क्वायर प्लस 14k प्लस 30, माइनस अभी भी बाहर है, अंदर देखो, इसको आप क्या लिख सकते हो? k प्लस 7 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया k स्क्वायर प्लस 14k, और प्लस क्या आएगा? 49। आपके पास प्लस 30 पहले से है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या आ रहा है? 49 आ रहा है, तो आपको ये 49 तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और जो 30 दिया हुआ है उसको दोबारा लिखना पड़ेगा। मतलब ये लिखा हुआ है माइनस टाइम्स ऑफ k प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 19। आपको इसको मैक्सिमाइज करना है, यहाँ इसको और कैसे लिख सकते हैं? देखो, माइनस अंदर लेके जाओगे तो 19 माइनस k प्लस 7 का होल स्क्वायर, ये आपके पास आ रहा है। ये वाला जो एक्सप्रेशन था ये सॉल्व होके ये आ रहा है, और आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी। अब बच्चे से फ्लो में गलती क्या होती है समझो। आपको बेटा अगर इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है तो आप क्या बोलेंगे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी? जब सब्ट्रैक्ट होने वाली चीज मिनिमम, ये पूरी चीज मैक्सिमम कब होगी? जब माइनस होने वाली चीज मिनिमम। और एक परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 0। बच्चा फ्लो में ये गलती करता है कि परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, तो k की वैल्यू -7 जैसी रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो आंसर 19 आ जाएगा। ये गलती होती है, बट दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि देखिए, आपने बेटा ऑलरेडी ये चीज देख ली है कि अगर रियल रूट्स बोला जा रहा है तो k जो होगा वो -6 से -10/3 के ही बीच में हो सकता है। क्या k -7 हो सकता है क्या? कभी भी k कभी भी -7 नहीं हो सकता। और अगर k कभी भी -7 नहीं हो सकता, मतलब कि इस परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कभी भी, इस परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। अगर ये पूरी चीज मैक्सिमम करनी थी तो सब्ट्रैक्ट होने वाली चीज मिनिमम चाहिए थी। सब्ट्रैक्ट होने वाली चीज मिनिमम, एक परफेक्ट स्क्वायर है, देख के लगता है कि 0 होगा, लेकिन 0 होने के लिए k की वैल्यू -7 होनी चाहिए थी। लेकिन क्या ये -7 कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसलिए इसको बेटा अगर आपको मिनिमम करना है तो मिनिमम करने के लिए देखिए, आप जब k की वैल्यू -6 रखेंगे, जब आप बच्चों k की वैल्यू -6 रखेंगे तो ये मिनिमम हो जाएगा, ये पूरी चीज, क्योंकि जितना आप बड़ी चीज इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे उतना ही छोटा होगा। तो -6 आप जैसे यहाँ पर रखोगे तो आपके पास आ जाएगा 19 -7 -6, 1 का स्क्वायर 1, तो फाइनल आंसर विल बी 18। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि हमारा आंसर 19 होना चाहिए, बट योर आंसर विल बी बेटा 18। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपके पास दिया हुआ है, फाइंड x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर मैक्सिमम, इट्स मैक्सिमम वैल्यू विल बी 18। मैक्सिमम वैल्यू विल बी 18, और ये 18 आएगा कब? दिस वैल्यू विल बी 18 व्हेन k विल बी इक्वल टू -6। जब आप k का वैल्यू बेटा -6 रखेंगे तब इसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 18। ठीक है, और k का वैल्यू मूव कर रहा है -6 से लेकर -10/3 तक। तो आई होप बेटा आपको ये वाला पॉइंट ठीक से क्लियर हुआ होगा। बहुत बढ़िया बढ़िया बेटा आज सवाल अपने को करने हैं, ठीक है ना? इसीलिए मैं आपके लिए एक से एक बेटा अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूं, ताकि आपको पता चले कि यार कौन कौन से पॉइंट्स में हमारी गलतियां हो सकती हैं। आंख बंद करके बेटा कभी भी परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू को 0 नहीं डालना चाहिए।
कभी भी अपने हिसाब से परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू को आपको जीरो नहीं डालना चाहिए, आपको हमेशा ये चेक करना चाहिए कि क्या परफेक्ट स्क्वायर कभी जीरो हो पा भी रहा है या नहीं, उसके लिए आपको वैल्यूज चेक भी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट बेटा अपन क्वेश्चन करते हैं। अगला हमारे पास सवाल दिया है, if x square plus twice of a plus b x, if x square plus twice of a plus b x plus a minus b plus 8 is equal to 0, plus a minus b plus 8 is equal to 0, has unequal real roots, has unequal real roots, इसके रूट्स अलग अलग हैं और अनइक्वल, अनइक्वल है, अलग अलग हैं और रियल है, ठीक है। फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू रियल नंबर, आपको जो भी ए रखना है आप वो रख सकते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ बी, फाइंड द रेंज ऑफ बी। इंपॉर्टेंट है बेटा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करेंगे, अच्छा सवाल है। अगेन इसका भी बेटा देखो, अगर हम सॉल्यूशन समझने की कोशिश करें, इसका भी बेटा अगर अपन सॉल्यूशन समझने की कोशिश करें तो देखिए आपको क्या दिया गया है कि if x square plus twice of a plus bx plus a minus b plus 8 equal to 0 has unequal real roots, इसके रूट्स अनइक्वल हैं और रियल हैं, मतलब कि इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा, रियल रूट्स है और अनइक्वल है मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा। इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा क्या, b स्क्वायर मतलब ट्वाइस ऑफ a plus b का होल स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4a1 है और c क्या है, a minus b plus 8, दिस विल बी ग्रेटर देन 0, ये चीज हम बोल सकते हैं। यहां से बेटा देखिए आपके पास आ गया 4 टाइम्स ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a माइनस b प्लस 8 विल बी ग्रेटर देन 0। ये 4 का तो बेटा फैक्टर आप हटा दो यहां से। अब आपके पास देखो क्या लिखा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस a प्लस b माइनस 8, दिस इज ग्रेटर देन 0। अब जरा समझने की कोशिश करो बेटा, ये बोला जा रहा है कि फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू रियल नंबर, आपको जो भी ए रखना हो उसके लिए ये कंडीशन सही है। आप सॉल्व करते हुए हैं, आपके पास ये कंडीशन आई है, आपको बोला जा रहा है कि आपको जो भी ए रखना हो, जो भी रियल वैल्यू आपको ए की रखनी हो, उसके लिए आपका ये वाला कंडीशन बिल्कुल सही है। तो इसको देखो, मैं आपको बोलता हूं कि इसको इंपॉर्टेंट स्टेप है, मेक अ क्वाड्रेटिक इन ए। आप इसको बेटा a में एक क्वाड्रेटिक बनाने का प्रयास करिए। किस तरीके से, देखिए a स्क्वायर प्लस a वाले टर्म्स कौन से हैं, ये वाले दोनों हैं, तो प्लस a इंटू 2b माइनस 1 प्लस b स्क्वायर प्लस b माइनस 8, दिस इज ग्रेटर देन 0। अब आप बेटा इसको ऐसे विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि ये एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है a में, आपके पास बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है a में, और आपको बोला जा रहा है कि a की हर रियल वैल्यू के लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या ये जो कंडीशन है वो बिल्कुल सही है। हमें बोला जा रहा है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है a में, और a की हर वैल्यू के लिए दिस रिलेशन इज ट्रू, मतलब अगर ये क्वाड्रेटिक है जो a की हर रियल वैल्यू के लिए सही है, तो ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है। क्या दिख रहा है, देखो a स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ये क्वाड्रेटिक हमेशा ही पॉजिटिव है। तो अगर बच्चों ये वाला क्वाड्रेटिक हमेशा ही पॉजिटिव है, तो जरा सोच के देखो कि क्या इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होगा क्या? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमेशा पॉजिटिव है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमेशा पॉजिटिव है, तो क्या इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होना चाहिए? इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, b स्क्वायर मतलब 2b माइनस 1 का होल स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4 a वाला टर्म तो 1 है, और c मतलब b स्क्वायर प्लस b माइनस 8, दिस शुड बी लेस देन 0। यहां से बेटा आप सॉल्व इसको करिए, देखिए आपके पास आएगा 4b स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4b, इधर से आप देखेंगे तो माइनस 4b स्क्वायर माइनस 4b प्लस 32 इज लेस देन 0। 4b स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर गया, माइनस 4b माइनस 8b, 1 और 32 प्लस 33, दिस इज लेस देन 0। दिस इंप्लाइज 8b will be greater than 33 और b will be greater than 33/8। हमारे पास बेटा आ जाएगा b will be greater than 33/8। तो आपको बेटा जो रेंज निकालने बोला जा रहा है, क्या बताइए कि अगर ये एक
क्वाड्रेटिक है जिसके अनइक्वल रियल रूट्स हैं फॉर ऑल ए। ये फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू रियल नंबर का मतलब क्या है? इस चीज का बेटा मतलब है कि जरूर एक आध क्वाड्रेटिक ए में बनेगा जिसके लिए सच है। ये जो कंडीशन दी है बेटा इसका मतलब ही ये है कि कहीं ना कहीं आपके पास ए में क्वाड्रेटिक बनेगा और उसका आपको डी लेस देन 0 करना पड़ेगा। देखो ये वाली पूरी चीज अगर पॉजिटिव आ रही है तो इसका डी लेस देन 0 आ गया। इसका मतलब ये है जैसे अपन कभी भी बोलते थे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा आपके पास दी हुई और आपको बोला जा रहा है दैट दिस इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया जा रहा है और आपको बोला जा रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बोला जा रहा है दिस इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। मतलब x को आपको जो भी रखना हो आप रख लो, ये हमेशा ही पॉजिटिव है। तो आप इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या करते हैं? लेस देन 0 करते हैं। ऐसे ही तो करते हैं कि भाई ये क्वाड्रेटिक अगर हमेशा ही पॉजिटिव बोला जा रहा है मतलब इस तरीके का ग्राफ होगा, इस तरीके का ग्राफ होगा तो फॉर ऑल x आपको जो भी x रखना है। सेम लॉजिक यहाँ भी लग रहा है कि एक क्वाड्रेटिक मेरे पास बना है और मुझे बोला जा रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इज पॉजिटिव फॉर ऑल ए, ये क्वाड्रेटिक इज पॉजिटिव फॉर ऑल ए। तो ऑफ कोर्स इसका मुझे डिस्क्रिमिनेंट क्या करना पड़ेगा? 0 से छोटा करना पड़ेगा। तो यहां से बेटा अपने पास जो b का रेंज निकलेगा दैट विल बी ग्रेटर देन 33/8। b का वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 33/8। अब इसमें देखो अल्टरनेट सवाल कैसा बन सकता था। जैसे ये वाले सवाल में तो आपसे डायरेक्टली b का वैल्यू सेट पूछ लिया तो आपने इसको सॉल्व कर लिया। इसका अल्टरनेट देखो क्वेश्चन कैसा बन सकता था मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए मुझे बेटा अगर सवाल दिया होता which of the following are possible values of b। मान लीजिए फाइंड द रेंज ऑफ b ना पूछ के मुझसे पूछ लिया होता which of the following are the possible values, which of the following are the possible values of b। मान लीजिए ये सवाल होता which of the following are the possible values of b। मान लीजिए मेरे पास ये सवाल होता तो नॉर्मली मैंने पूरा सॉल्व किया और मैंने निकाल लिया कि b 33/8 से बड़ा होना चाहिए। मैं आपको 4 ऑप्शन दे देता हूं। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 6, चौथा ऑप्शन है 7। 4, 5, 6 और 7। तो अगर आपको बेटा ये बोला जा रहा है कि b जो है वो 33/8 से बड़ा है, मतलब 4 से बड़ा है, 32/8 4 होता है, तो b अगर 4 से बड़ा है तो पॉसिबल आंसर्स क्या हो सकते हैं b के? b कौन कौन सी वैल्यूज ले सकते हैं? तो बेटा b 5 भी ले सकता है, 6 भी ले सकता है, 7 भी ले सकता है। एक तो इस तरीके का अल्टरनेट सवाल आपके पास आ सकता था इसी में। और अल्टरनेट आपके पास कैसा सवाल आ सकता था? मान लीजिए आपको बोल दिया जाता फाइंड द लोएस्ट पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ b। फाइंड द लोएस्ट पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू, फाइंड द लोएस्ट पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ b, कि b की सबसे छोटी इंटीग्रल पॉसिबल वैल्यू कौन सी हो सकती है। तो अगर b 33/8 से बड़ा है मतलब b हमेशा 4 से बड़ा होगा, तो लोएस्ट पॉसिबल इंटीजर जो b हो सकता है वो क्या होगा? 5 होगा। जो लोएस्ट पॉसिबल इंटीजर बेटा b हो सकता है वो क्या आएगा आपके पास? 5 आएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से बेटा सवाल थे जो इस सवाल के साथ ये भी पूछा जा सकता था, ये भी पूछा जा सकता था। जो ओरिजिनल कंसेप्ट है बेटा, ओरिजिनल कंसेप्ट हमारा सेम है, सिर्फ वेरिएशन है सवालों में। तो आई होप आपको यार ये वाला पॉइंट ठीक से क्लियर हुआ होगा। तो बेटा अपना अपन बोर्ड क्लियर कर लेते हैं, अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे मैंने आपको जैसे बताया ही कि आज के लेक्चर में हमें सिर्फ अच्छे से अच्छे बेटा सवालों की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि क्वाड्रेटिक में बेटा कंसेप्ट्स तो बहुत कम है, मेन है कि बहुत वैरायटी ऑफ इसमें क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना, कंसेप्ट्स तो है ही हैं लेकिन वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। तो उसके लिए बेटा हमें जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी सवालों की उतना हमारे लिए बेहतर है। तो देखिए अगला बेटा अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि x² माइनस 1154x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके बच्चों दो रूट्स आपको दिए गए हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, x² माइनस 1154x प्लस 1 इक्वल टू 0 के दो रूट्स हमें दिए हुए हैं अल्फा और बीटा। आपको बेटा इवैल्यूएट करना है, आपको बच्चों इवैल्यूएट करना है अल्फा रेज़ टू द पावर 1/4 प्लस बीटा रेज़ टू द पावर 1/4। अल्फा रेज़ टू द पावर 1/4 प्लस बीटा रेज़ टू द पावर 1/4 को बच्चों आपको इवैल्यूएट करना है। ठीक है, चलिए
देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ऐसा मान लेते हैं, लेट अल्फा रेज टू द पावर 1/4 की वैल्यू a है और बीटा रेज टू द पावर 1/4 की वैल्यू b। मान सकते हैं ऐसा? बहुत स्टैंडर्ड अप्रोच है बेटा, ध्यान से समझिएगा, लिखना बंद करके ध्यान से सुनिएगा। तो दिस इंप्लाइज अल्फा की वैल्यू आ जाएगी a रेज टू द पावर 4 एंड दिस इंप्लाइज बीटा की वैल्यू आ जाएगी b रेज टू द पावर 4। ये चीज मेरे पास आ जाएगी कि अल्फा जो होगा वो a की पावर 4 होगा और बीटा जो होगा वो b की पावर 4 होगा। मतलब कि मैं ये बोल सकता हूं कि इसके रूट्स मुझे दिए हुए हैं a की पावर 4 और b की पावर 4। ऐसा मैं बोल सकता हूं कि इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं a की पावर 4 और b की पावर 4। अच्छा मुझे बताओ सम ऑफ रूट्स क्या होगा? सम ऑफ रूट्स, ये बात तो आपको देख के समझ में आ रहा है ना, ये बात तो आपको देख के समझ में आ रहा है कि दिस इज पॉजिटिव, दिस इज आल्सो पॉजिटिव, अल्फा भी पॉजिटिव है बीटा भी पॉजिटिव है, दिख रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है बेटा कि अल्फा और बीटा देखो दोनों पॉजिटिव है। नहीं तो रियल नंबर्स की बात नहीं होगी, आप फोर्थ रूट ले रहे हो यार, है ना, आप फोर्थ रूट ले रहे हो बेटा, फोर्थ रूट ऑफ अल्फा आपने लिखा हुआ है, अल्फा की पावर 1/4 मतलब फोर्थ रूट ऑफ अल्फा है। तो ये तो सवाल ही सॉल्व नहीं हो पाएगा अगर अल्फा और बीटा नेगेटिव हो गए। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अल्फा की पावर 1/4 का मतलब है फोर्थ रूट ऑफ अल्फा, या इसका आप लिख सकते हैं रूट ओवर अल्फा, आपकी इच्छा है जो भी लिखना। आप अल्फा को नेगेटिव नहीं ले सकते, प्रॉब्लम हो जाएगा, वैसे ही आप बीटा को नेगेटिव नहीं ले सकते, प्रॉब्लम हो जाएगा। अल्फा एंड बीटा मस्ट बी पॉजिटिव। तो जैसे बेटा ये चीज हमको समझ में आती है, तो देखिए सम ऑफ रूट्स क्या होगा? a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, दोनों रूट्स का सम ऑफ रूट्स क्या होता है? -b/a, मतलब कि ये होगा 1154, करेक्ट। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स a की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय b की पावर 4, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a मतलब कि 1। अच्छा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? ध्यान से देखिएगा, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1154, ऐसा लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है रिजल्ट। ये अगर इस पूरे को मैं कैपिटल A बोलूं, इस पूरे को अगर मैं कैपिटल B बोलूं, तो कैपिटल A का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल B का होल स्क्वायर क्या होगा? A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस 2ab होगा ऐसा। एंड दिस इज इक्वल टू 1154, ये मुझे दिया हुआ। अच्छा सोच के देखो, अगर a की पावर 4 और b की पावर 4 1 है, इसका मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं a स्क्वायर b स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 है। यहां से ऐसा लिख सकते हैं ना, a स्क्वायर b स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 है। इसका मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर का वैल्यू भी क्या होगा? 1 होगा, -1 तो हो नहीं सकता। जरूर यहां पर प्लस माइनस लगाते हैं, लेकिन -1 तो नहीं हो सकता ना यार, a स्क्वायर और b स्क्वायर है, दो पॉजिटिव नंबर है, उसका प्रोडक्ट क्या आएगा? 1 ही आएगा, इसलिए -1 वाला मैंने नहीं लिखा है। तो यहां से देखो बेटा, a स्क्वायर b स्क्वायर अगर 1 आ रहा है, इसका मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1154, और ये -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर तो 1 है, तो ये आ गया 1156 के बराबर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1156, करेक्ट। अब यहां से बच्चों सोचिए कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1156। ऑफ कोर्स ये नेगेटिव तो नहीं हो सकता, आप इसको नेगेटिव कैसे करोगे? लॉजिकली सोच के देखो, आप इसको नेगेटिव बेटा कैसे करोगे? a स्क्वायर पॉजिटिव है, b स्क्वायर पॉजिटिव है, भले रूट के आगे प्लस माइनस लगाना होता है, लेकिन मुझे तो पता है ना, दो पॉजिटिव नंबर है तो आंसर पॉजिटिव ही होगा। 1156 का बेटा रूट होता है 34, देखो 34 into 34 करके देखो, 4 4 16, ऐसे अच्छे से लिख लेते हैं, 34 into 34, 4 4 16, 6 कैरी 1, 4 3 12 और 1 13 into 3 4 12, 2 कैरी 1 1 0, ठीक है। 6 यहाँ पे आ गया 5 1 1, 1156 का रूट क्या आ रहा है? 34 आ रहा है। मतलब कि हमारे पास बेटा, हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 1156, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू क्या दिया है? 1156। अब अगर बच्चों मुझे ये चीज दी हुई है, अब जरा अगेन सोच के देखिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab, दिस इज इक्वल टू 1156। अब यहां पर आप देखो बेटा, a क्या था?
a था अल्फा की पावर 1/4, b क्या था, b था बीटा की पावर 1/4। तो अगर अल्फा की पावर 1/4 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, बीटा की पावर 1/4 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो यार a और b भी तो पॉजिटिव होगा, a और b भी तो पॉजिटिव होगा। ये बात आती है समझ में? देखो a क्या है, अल्फा की पावर 1/4 है, अल्फा की पावर 1/4 तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो a और b भी पॉजिटिव है। तो अगर a स्क्वायर b स्क्वायर बेटा 1 है, इसका मतलब ab का होल स्क्वायर 1 है, इसका मतलब ab का वैल्यू भी क्या होगा, 1 होगा, -1 नहीं बोलूंगा। a भी पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव है, तो ab भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, 1 होगा। यहां से देखो a प्लस b का होल स्क्वायर -2, a भी 1 के बराबर है, इज इक्वल टू 1156 नहीं होगा, यहाँ पे 34 आएगा, है ना, यहाँ पर 34 आएगा बेटा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 34। तो यहाँ से हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर क्या आ गया, 36। और अगर a प्लस b का होल स्क्वायर 36 आ गया, a भी पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव है, तो a प्लस b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। a प्लस b का वैल्यू विल बी 6, क्योंकि a भी पॉजिटिव है और b भी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल आंसर बेटा 6 होगा, -6 तो हो नहीं सकता, है ना। जरूर यहाँ पर आपको लगता है कि a प्लस b 6 और -6 दोनों आना चाहिए था, प्लस माइनस लगाते तो, लेकिन क्योंकि a भी पॉजिटिव है और b भी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल आंसर विल बी 6, ठीक है। तो इसका बेटा आंसर जो अल्फा की पावर 1/4 प्लस बीटा की पावर 1/4 हमको निकालना था, बेसिकली यही तो था ना, a प्लस b, अल्फा की पावर 1/4 a था, बीटा की पावर 1/4 b था, तो a प्लस b का आंसर आ गया हमारे पास 6। एकदम स्टैंडर्ड अप्रोच है बेटा, एकदम स्टैंडर्ड अप्रोच है, आपको ध्यान रखना है ये अप्रोच आगे भी इस्तेमाल होगा। जब हम थ्योरी ऑफ इक्वेशंस पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक में, तब उसमें इस्तेमाल होगा बेटा इसका। एकदम स्टैंडर्ड अप्रोच है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसी का अल्टरनेट वर्जन कैसा हो सकता था सवाल का, जैसे इसमें तो आपको इवैल्यूएट करा लिया, इसमें आपको इवैल्यूएट करा लिया, अल्टरनेट वर्जन हो सकता था which of the following are the factors of अल्फा की पावर 1/4 प्लस बीटा की पावर 1/4। तो आपको आंसर तो 6 निकालना ही पड़ेगा, अल्फा की पावर 1/4 प्लस बीटा की पावर 1/4 6 आएगा, ये तो आपको निकालना ही पड़ेगा। लेकिन अब अगर आपके पास बेटा ऑप्शन आ गया 2, 3, 4 और 6, तो बताइए इनमें से कौन से ऑप्शंस इसके फैक्टर हैं। तो 2 एक फैक्टर होता है 6 का, 3 भी एक फैक्टर होता है, 4 नहीं होता है, 6 भी एक फैक्टर होता है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, A, B और D, ठीक है ना, A, B और D इसका अपने पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से बेटा वैरायटी हो सकती है सवालों में, ठीक है ना, इस तरीके से वैरायटी हो सकती है सवालों में। तो हमें ओरिजिनल सवाल तो देखो सॉल्व करना आना ही चाहिए, उसके बाद आपसे जो भी पूछ लिया जाए आप उस पे आंसर कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल हमको बेटा तरीके सारे ही पता होने चाहिए। उसके बाद वो सवाल जितना भी घुमा दिया जाए उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। देखिए अगला बेटा, अगला अपने पास सवाल लिखा है, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए, find the number of integral values of a, find the number of integral values of a such that, अच्छा सवाल है बेटा, it is a very good question, such that x square plus ax plus a plus 1 equal to 0 has integral roots, बहुत ही बढ़िया सवाल है बेटा, आप इसमें चाहें तो स्टार लगा सकते। आपको बोला जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a such that x square plus ax plus 1 equal to 0 has integral roots। काफी बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझिएगा। देखिए इक्वेशन बेटा लिखा है x square plus ax plus a plus 1 equal to 0। मान लो इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, मान लो इसके बेटा दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो मुझे ये बोला जा रहा है कि अल्फा और बीटा दोनों ही इंटीजर, अल्फा और बीटा दोनों ही इंटीजर है, ये मुझे बोला जा रहा है। अच्छा अगर दो इंटीजर रूट्स हैं, अगर दो रूट्स इंटीजर हैं तो इनका सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स होगा -b/a, मतलब -a, ये भी इंटीजर होगा सम ऑफ रूट्स भी,
अच्छा इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा c बाय मतलब a प्लस 1, ये भी इंटीजर होगा। ये बात आती है समझ में? सम ऑफ रूट्स भी इंटीजर होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी इंटीजर होगा। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा सवाल है। इसका सम ऑफ रूट्स भी इंटीजर है, इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी इंटीजर है। इन दोनों को ऐड करो, इक्वेशन 1 है इक्वेशन 2 है, बेटा ऐड कर दो आप इक्वेशन 1 और 2 को, तो आपके पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू, आप जैसे इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस a और a कट जाएगा, 1 के बराबर आएगा ये, दिस विल बी इक्वल टू 1। अब जो मैं करूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, सिखा रहा हूं आपको चीजें सोचते कैसे, इस तरीके के इक्वेशन को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है मैं आपको सिखाता हूं। देखिए आपको बेटा दिखाई दे रहा है कि अल्फा और बीटा, ये अल्फा और अल्फा बीटा दोनों में अगर मैं अल्फा कॉमन ले लूं तो अंदर बचता है 1 प्लस बीटा। देख लो ध्यान से, पहले और तीसरे वाले टर्म में से अगर मैं अल्फा कॉमन ले लूं तो अंदर बचता है 1 प्लस बीटा, लेकिन यहां पर ये बीटा अकेला है, कॉमन लेने के लिए कुछ नहीं है। इन दोनों में से कॉमन लिया तो अल्फा निकला, 1 प्लस बीटा आया, लेकिन यहां पर बीटा अकेला है, उसके साथ कॉमन लेने के लिए कुछ नहीं है। जो अप्रोच सिखा रहा हूं ध्यान से सीखने की बेटा कोशिश करना। मान लो अगर मैं बोलता हूं आपको ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स, ये इक्वेशन 1 ऐड नहीं कर रहा हूं, नंबर है 1 को अपन ऐड कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को ऐड नहीं करा रहा हूं बेटा, ये नंबर 1 को ऐड करा रहा हूं। तो मेरे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 1 और 1 2 बन जाएंगे, ऐसा लिख सकते हैं। ये लिखने से फायदा क्या हुआ? देखो ये दोनों में से अल्फा बाहर निकालते ही अंदर आ गया 1 प्लस बीटा, और ये दोनों में से 1 कॉमन निकालते ही अंदर क्या आ गया 1 प्लस बीटा, और इसकी वैल्यू 2 के बराबर है। बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है। देखो बीटा और 1 है दोनों में, ये बीटा और 1 ही था, ये भी बीटा और 1 है, 1 कॉमन निकालूंगा तो 1 प्लस बीटा इधर भी है, 1 प्लस बीटा इधर भी। तो यहां से बेटा आपके पास 1 प्लस बीटा इंटू 1 प्लस अल्फा, इसकी वैल्यू 2 है। देख लो ध्यान से, 1 प्लस बीटा और 1 प्लस अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है? 2 के बराबर आ रही है। जैसे बेटा ये आपके पास 2 के बराबर आ रहा है, इधर सॉल्व करते हैं। देखिए आपको बोला जा रहा था अल्फा एक इंटीजर है, बीटा एक इंटीजर है, तो 1 प्लस अल्फा भी एक इंटीजर होगा, 1 प्लस बीटा भी एक इंटीजर होगा। बहुत ऑब्वियस सी बात है कि 1 प्लस अल्फा भी एक इंटीजर होगा और 1 प्लस बीटा भी एक इंटीजर होगा, और दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट 2 के बराबर आ रहा है। सोचो दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट 2 के बराबर आ रहा है, भला दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट 2 के बराबर आ रहा है कैसे हो सकता है? ये हो सकता है जब 1 प्लस अल्फा 1 हो तो 1 प्लस बीटा 2 हो, या 1 प्लस अल्फा -1 हो तो 1 प्लस बीटा -2 हो, या ये हो सकता है कि 1 प्लस अल्फा 2 हो तो 1 प्लस बीटा 1 हो, या ये हो सकता है कि 1 प्लस अल्फा -2 हो और 1 प्लस बीटा -1। यही 4 पॉसिबिलिटीज हैं, सोच लो ध्यान से। अगर ये 1 होगा तो इसको 2 होना पड़ेगा, तभी दोनों का प्रोडक्ट 2 होगा। अगर ये 2 हो गया तो नीचे वाले को 1 होना पड़ेगा। अगर एक -1 हुआ तो दूसरा -2, अगर पहला -2 तो दूसरा -1। यही तो 4 पॉसिबिलिटीज है, और तो है ही नहीं, क्योंकि इंटीजर्स ही है ना, इंटीजर्स ही आप ले सकते हो, आप इंटीजर्स ही ले सकते हो, आप बेटा कोई फ्रैक्शन नहीं ले सकते। अल्फा भी इंटीजर है, बीटा भी इंटीजर है, तो 1 प्लस अल्फा भी इंटीजर होगा और 1 प्लस बीटा भी इंटीजर होगा। तो यहां से बेटा आपके पास देखिए अल्फा का वैल्यू आ गया 0, बीटा का वैल्यू आ गया 1, यहां से आपके पास अल्फा का वैल्यू आ गया -2, बीटा का वैल्यू आ गया -3, यहां से आपके पास अल्फा का वैल्यू आ गया 1, बीटा का वैल्यू आ गया 0, यहां से आपके पास अल्फा का वैल्यू आ गया -3, बीटा का वैल्यू आ गया -2। यही तो आया आपके पास 4 सेट ऑफ आंसर्स। अब अल्फा प्लस बीटा क्या था? अल्फा प्लस बीटा था -a के बराबर, अल्फा प्लस बीटा था -a के बराबर। तो देखो a की क्या क्या वैल्यूज आ रही है। अल्फा प्लस बीटा यहां पर 1 आ रहा है, मतलब ये a -1 होगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा -a के बराबर था। अल्फा प्लस बीटा वाज इक्वल टू -a, तो अल्फा प्लस बीटा 1 आ रहा है तो a -1 होगा। अल्फा प्लस बीटा -5 आ रहा है तो a 5 होगा। अल्फा प्लस बीटा 1 आ रहा है तो a -1 होगा। अल्फा प्लस बीटा -5 आ रहा है तो a 5 होगा। मतलब मेरे पास पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a कौन कौन सी आ रही है? या तो -1 या तो 5।
ये तो पूछा गया था। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए, कि ए की कितनी इंटीग्रल वैल्यूज आ रही हैं। तो ए की सिर्फ 2 इंटीग्रल वैल्यूज आ रही हैं। कौन कौन सी वो 2 इंटीग्रल वैल्यूज हैं? या तो वो -1 होगा या तो वो 5 होगा। ठीक है, हमारे पास बेटा ए की सिर्फ और सिर्फ 2 इंटीग्रल वैल्यूज आ रही है, दैट इज -1 और 5। अब अगर -1 और 5 आ रहा है तो ऑल्दो ये चीज पूछी नहीं गई है, लेकिन हम बेटा देखो निकाल सकते हैं कि इससे आपके पास क्वाड्रेटिक क्या बनेगा। जब आप -1 रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा x² - x इज इक्वल टू 0, -1 रखते। और अगर आप 5 रखेंगे तो x² + 5x + 6 इक्वल टू 0। ठीक है, आप सॉल्व करके देख सकते हैं इसको भी और इसको भी। दोनों ही केस में बेटा, पहले वाले केस में आपके पास रूट्स आ जाएंगे 0 और 1, दूसरे वाले बेटा केस में आपके पास रूट्स आ जाएंगे, यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए +2x -2 और -3। ठीक है, ये आपके पास रूट्स आ जाएंगे, इससे आप सॉल्व करके देख सकते हैं, इंटीग्रल रूट्स आएंगे इस इक्वेशन। ठीक है, तो आई होप आपको यार ये वाला पॉइंट ठीक से क्लियर हुआ होगा। आई जस्ट होप कि आपको बच्चों ये वाला पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद अगला बेटा अपन सवाल बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बनाते हैं। काफी सारे एक्साइटिंग क्वेश्चंस हैं, अगर आपको यार पसंद आ रहे हो तो जरूर मुझे आप कमेंट से बताइएगा। अगर आपको ये लेक्चर्स बेटा अच्छे लग रहे हैं, क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं, कांसेप्ट्स अगर आपके क्लियर हो रहे हैं तो कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके कमेंट से मुझे पता चलता है कि आपने लेक्चर ठीक से देखा या नहीं देखा, ठीक से चीजें समझी या नहीं समझी, और उससे मैं भी मोटिवेटेड रहता हूँ आप लोगों के लिए इस तरीके से मेहनत करते रहने के लिए। ठीक है, तो जरूर मुझे आप बताइएगा। नेक्स्ट बेटा अपन सवाल लिखते हैं। अगला अपने पास क्वेश्चन है, इफ द इक्वेशन 4x² sin² थीटा -4x sin थीटा +1 इक्वल टू 0, और अगला इक्वेशन है a² इंटू b² - c² x² प्लस b² इंटू c² - a² x प्लस c² इंटू a² - b² इक्वल टू 0 have one root in common, have one root in common, कि इनमें दोनों में एक रूट कॉमन, and the second equation has equal roots, and the second equation has equal roots। आपको बोला जा रहा है कि सेकेंड इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं, then find out the possible values of the possible values of theta in 0 से पाई। 0 से पाई वाले इंटरवल में पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा क्या होंगी, हमको ये बताना। अब थोड़ा सा बेटा इसको ध्यान से आप समझने की कोशिश करेंगे कि अक्सर बच्चों से इसमें गलती क्या होती है, मैं आपको समझाता हूं। आप बेटा इस बात को समझिए कि जैसे ही आप देखते हैं ना कि यार सेकंड इक्वेशन है इक्वल रूट्स, तो इक्वल रूट्स का मतलब होता है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा। इक्वल रूट्स का क्या मतलब होता है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा। लेकिन बेटा मेरा इंटेंशन जो है, मेरा इंटेंशन आपसे d = 0 कराने का नहीं है। मेरा इंटेंशन है आपका ऑब्जर्वेशन चेक करने का कि आपके ऑब्जर्वेशनल स्किल्स कैसे हैं। बोलने का पॉइंट क्या है? बोलने का बेटा पॉइंट ये है कि यार आप देखिए ये जो सेकंड वाला इक्वेशन है ये एक सिमेट्री में चल रहा है। ऐसे वाले सवाल हमने पहले भी किए, ये पूरा सिमेट्री में चल रहा है। a² फिर b² c² b² फिर c² a² c² फिर a² b², एक बढ़िया सी सिमेट्री। सिमेट्रिकल इक्वेशंस का जनरली एक रूट 1 होता है, चेक करना होता है, ऑब्जर्वेशन है यही। सिमेट्रिकल इक्वेशंस का जनरली बेटा एक रूट 1 होता है। देखो सिमेट्री चल रही है पूरे में, आप अगर यहां पर x की वैल्यू 1 रख के देखोगे, सिमेट्री चेक करने के लिए ऑब्जर्वेशन से अगर आप x की वैल्यू 1 रख के देखोगे तो देखो आपके पास आएगा a² इंटू b² - c² प्लस
बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही आएगा x की वैल्यू 1 रखते ही। अगर मान लो ये फंक्शन आपके पास fx होता तो f ऑफ 1 का यही वैल्यू आता। तो देख लो ये a स्क्वायर बी स्क्वायर और ये आपके पास माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये कट जाता। फिर ये माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर कट जाता, और ये माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर कट जाता। तो ये पूरी चीज किसके बराबर आ रही है? 0 के बराबर आ रही है। मतलब क्या है कि x की वैल्यू जब मैं 1 यहां पर पुट करूंगा तो ये पूरा इक्वेशन 0 हो जाता। तो मैं डिस्क्रिमिनेंट 0 आपसे कराना नहीं चाहता हूं, मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप इस बात को ऑब्जर्व करें कि यार इसका तो सिमेट्री से दिख रहा है 1 रूट 1, और अगर मुझे बोला जा रहा है दैट सेकंड इक्वेशन इज इक्वल रूट्स तो ऑफ कोर्स इसका दूसरा रूट भी 1 होगा। अगर एक रूट 1 है तो दूसरा रूट भी 1 होगा। और जैसे बेटा इसके दोनों रूट 1 आ गए, अब आपको क्या बोला जा रहा था? इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हैव वन रूट इन कॉमन। इन दोनों में कोई एक रूट कॉमन था। अब इसके अगर दोनों ही रूट 1 है तो इसका भी कम से कम एक रूट तो 1 होगा। बहुत ऑब्वियस सी बात है। अगर बोला जा रहा है कि इन दोनों इक्वेशंस में एक रूट कॉमन है और नीचे वाले के दोनों ही रूट सेम है, तो भाई साहब इसका एक रूट तो 1 ही आएगा ना, तभी तो कॉमन चीज आएगी, नहीं तो कॉमन आएगी कैसे? अब अगर x इक्वल टू 1 बच्चों उसका रूट है, देखिएगा ध्यान से, ये तो हमने सिमेट्री से चेक कर लिया। अगर x इक्वल टू 1 इसका एक रूट है, मतलब कि 4 साइन स्क्वायर थीटा x स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, माइनस 4 साइन थीटा x 1 हो जाएगा, प्लस 1 दिस विल बी इक्वल टू 0। अगर x इक्वल टू 1 इसका एक रूट है तो x इक्वल टू 1 जब बेटा मैं यहां पर पुट करूंगा तो ये पूरी चीज 0 के बराबर आ जाएगी। तो ये क्या लिखा हुआ है? दिस इज 2 sin थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देख लो ध्यान से, 2 sin थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही आएगा 2 sin थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये बेटा अगर 0 हो रहा है मतलब 2 sin थीटा जो है वो 1 के बराबर है, मतलब sin थीटा जो है वो हाफ के बराबर है। sin थीटा जो है वो हाफ के बराबर है। आपने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री बेटा मुझसे पढ़ी, तो आपको अगर बोला जा रहा है फाइंड आउट द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा इन 0 से पाई, मतलब पहले दो क्वाड्रेंट में, तो 0 से पाई तक देखो साइन का ग्राफ ऐसा चलता है, ये 0 है, ये पाई है, ये बीच में पाई बाय 2 आएगा जिसमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी आपके पास। ये मैक्सिमम वैल्यू 1 की होती है, हाफ यहां पर कहीं पे होगा। हाफ पर आप बेटा देख सकते हैं कि इसके दो वैल्यूज आ रही हैं। वैसे भी आपको पता है, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी होंगी? sin थीटा की वैल्यू हाफ होती है पाई बाय 6 पे, sin 30 डिग्री हाफ होता है, और पाई माइनस पाई बाय 6 पे दैट इज 5 पाई बाय 6, क्योंकि sin ऑफ 150 डिग्री भी हाफ होता है, क्योंकि sin ऑफ 150 डिग्री को आप कैसे लिखेंगे? 180 माइनस 30, और sin ऑफ 180 माइनस थीटा sin थीटा होता है तो sin 30 ही आएगा। ठीक है, तो हमारे पास बेटा जो दो वैल्यूज आएंगी दैट विल बी थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 और 5 पाई बाय 6, पाई बाय 6 और 5 पाई बाय 6, मतलब कि 30 डिग्री या तो 150 डिग्री। ठीक है, तो ये बेटा अपना सवाल हो गया कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स पे। ठीक है ना, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स के बेटा कंसेप्ट पर ये सवाल हो गया, और इस सिमेट्री वाली बेटा जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया है उसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ये जो सिमेट्री वाला बेटा कंसेप्ट है इसका आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर बच्चों से ये गलती होती है। हमारा कभी भी बेटा इंटेंशन आपसे मेहनत करके कैलकुलेशन करवाना नहीं होता, ना ही जेईई मेंस में, ना ही जेईई एडवांस में। पर्पस हमेशा ये होता है कि बच्चे का ऑब्जर्वेशनल स्किल्स कैसा है, उसको चीजें समझ में आती हैं या नहीं आती, यही पर्पस होता है। मेहनत आपसे बेटा बहुत कम, ऐसे बहुत चुनिंदा सवाल होते हैं जो एक्चुअली बहुत मेहनत कराते हैं, जिसमें काफी कुछ सॉल्व करना पड़ता है, अदरवाइज बहुत ज्यादा ऐसे सवाल नहीं होते। देखिए बेटा अगला सवाल हमारे पास लिखा है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। if x square minus 4x minus c minus root over 8 times x square minus 4x minus c is equal to 0, ठीक है, has exactly two real and distinct solutions, has exactly two real and distinct solutions, two real and distinct solutions,
as exactly two real and distinct solutions. Find C. आपको बेटा C का वैल्यू सेट बताना है। आपको C का वैल्यू सेट बताना है कि कितने वैल्यूज के लिए होगा। थोड़ा सा बेटा इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो जो आपको समझ में आनी चाहिए कि देखो इस इक्वेशन के टोटल कितने रूट्स हो सकते हैं। इस इक्वेशन के टोटल कितने रूट्स हो सकते हैं, तो इसको देखो अगर आप ऐसे लिखते कि x स्क्वायर माइनस 4x माइनस सी इज इक्वल टू, इस पूरे को अगर उधर ले जाता तो रूट ऑफ 8 टाइम्स x स्क्वायर माइनस 4x माइनस सी, ऐसा आता, कुछ ऐसा आता मेरे पास। और अगर बेटा मैं यहां पर इसको स्क्वायर करता तो मेरे पास आ जाता x स्क्वायर माइनस 4x माइनस सी होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 4x माइनस। इस तरीके से ये चीज आती है। ओरिजिनली इस चीज को देखकर बेटा क्या लग रहा है, इस चीज को देखकर लग रहा है कि यार ये तो पावर 4 का इक्वेशन है। क्या देख रहा है, देख के देखो x की पावर मैक्सिमम कितना बन रहा है, 4 बन रहा है। ऐसे देखकर लग रहा है कि इसके 4 रियल सॉल्यूशंस होने चाहिए, लेकिन मुझे क्या बोला जा रहा है कि इसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही रियल और डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस। मुझे ये बोल दिया गया है कि इसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही रियल और डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस। तो सबसे बेटा पहली बात जो आपको समझनी पड़ेगी कि यार लग रहा है 4 लेकिन बोल रहा है कि 2 ही है। आप देखो ये जो ओरिजिनल हमारे पास सवाल था, ये ओरिजिनल सवाल डिफाइंड कब होगा? ये ओरिजिनल सवाल डिफाइंड होगा जब x स्क्वायर माइनस 4x माइनस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तभी तो ओरिजिनल सवाल डिफाइंड होगा। अगर ये x स्क्वायर माइनस 4x माइनस सी बेटा गलती से भी नेगेटिव हो गया तो क्या ये ओरिजिनल सवाल कभी भी डिफाइंड हो सकता है? x स्क्वायर माइनस 4x माइनस सी जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा तभी तो अंडर रूट डिफाइंड होगा, नहीं तो अंडर रूट डिफाइंड ही कैसे होगा? आप तो अंडर रूट डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो देखो अगर बेटा इस तरीके का मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है तो यहां से बेटा देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस सी का होल स्क्वायर। अच्छा इसको भी इधर ले आओ तो माइनस 8 टाइम्स x स्क्वायर माइनस 4x माइनस सी इक्वल टू 0, और यहां से x स्क्वायर माइनस 4x माइनस सी कॉमन और अंदर आ गया x स्क्वायर माइनस 4x माइनस सी माइनस 8 इक्वल टू 0। ये चीज मेरे पास आ रही है और मुझे ये चीज बोल दी गई है कि यार ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा। ऑफ कोर्स, नहीं तो मेरा सवाल डिफाइंड कैसे होगा? अगर x स्क्वायर माइनस 4x माइनस सी नेगेटिव हो गया तो सवाल बेकार हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव चीज आ जाएगी। आपसे तो रियल रूट्स की बात हो रही है। तो यहां पर बेटा आप ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करो कि पहला मैं फर्स्ट केस लेता हूं, केस 1, व्हेन x स्क्वायर माइनस 4x माइनस सी इज पॉजिटिव। पहला केस है कि जब ये पॉजिटिव है, जब ये 0 के बराबर होगा उसको दूसरा केस में लेंगे, या तो ये पॉजिटिव है या तो ये 0 के बराबर है। तो मैं पहला केस ले रहा हूं जब x स्क्वायर माइनस 4x माइनस सी पॉजिटिव है। तो अगर बच्चों ये वाली चीज पूरी पॉजिटिव है तो आपको लिखा हुआ है ये पूरी चीज मल्टीप्लाइड बाय ये पूरी चीज 0 के बराबर है। दो चीजों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, जिसमें आप बोल दे रहे हो कि ये चीज तो 0 से बड़ी है, तो ऑफ कोर्स दूसरा वाला ही 0 के बराबर होगा। x स्क्वायर माइनस 4x माइनस सी माइनस 8 ही 0 के बराबर होगा। यही है बहुत लॉजिकल सी बात कि भाई दो अलग अलग चीजों का प्रोडक्ट जो था अगर वो 0 के इक्वल था, जिसमें से एक चीज को आपने पॉजिटिव बोल दी, तो अगर आपने एक चीज को पॉजिटिव बोल दिया तो ऑफ कोर्स दूसरी वाली चीज 0 के बराबर हो गई। तो यहां से बेटा हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस सी माइनस 8 इक्वल टू 0 है। अब आपको देखो क्या बोला जा रहा है, देखो अगर ये पॉजिटिव था, अगर ये वाली चीज पॉजिटिव थी, ये वाली चीज x स्क्वायर माइनस 4x माइनस सी, अगर ये वाला बेटा फैक्टर पॉजिटिव था तो इसका तो डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो जाएगा। सोच के देखिए, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक अगर आपको हमेशा पॉजिटिव बोला जा रहा है मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 से छोटा हो जाएगा। अगर इसको मैं पॉजिटिव मान रहा हूं तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जैसे ही 0 से छोटा हुआ तो मुझे कितने रूट चाहिए, 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट चाहिए। तो वो दोनों रूट कहां से आएंगे, यहां से आएंगे। 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, 2 रूट और दोनों अलग अलग, 2 रूट और दोनों अलग अलग, वो कहां से आएगा, यहीं से आएगा। इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 से बड़ा होना चाहिए। दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। इसको मैंने सॉल्व किया, इस कंडीशन तक मैं लेके आया और इसको मैंने बोला दिस इज, दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0।
फिर मैंने बोला ओरिजिनल सवाल को देखो, ओरिजिनल सवाल में x स्क्वायर माइनस 4x माइनस c रूट के अंदर है, तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, या तो पॉजिटिव होगा या तो 0 के बराबर होगा, अदरवाइज तो सवाल सॉल्व ही नहीं हो सकता। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि पहला केस लेते हैं जब मैं इसको पॉजिटिव बोलता हूं, दूसरा केस लूंगा जब मैं उसको 0 के बराबर बोलूंगा। तो अगर बेटा मैंने इसको पॉजिटिव बोला, अगर बेटा मैंने इसको पॉजिटिव बोला, तो आप मुझे जरा सोच के बताइए कि अगर x स्क्वायर माइनस 4x माइनस c पॉजिटिव होगा, if x स्क्वायर माइनस 4x माइनस c इज पॉजिटिव, तो ये जो पहला वाला फैक्टर है ये तो पॉजिटिव है हमेशा, और दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के बराबर था। तो अगर पहला वाला फैक्टर हमेशा पॉजिटिव है, मतलब जरूर दूसरा वाला ही फैक्टर 0 के इक्वल होगा, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। और अगर पहला वाला फैक्टर आपका पॉजिटिव था, तो इस क्वाड्रेटिक को अगर आप हमेशा पॉजिटिव बोल रहे हैं, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होगा, तभी तो इसके दो ही रियल रूट आ रहे हैं, दो ही रियल रूट आ रहे हैं, और वो दोनों रूट कहां से आएंगे? इससे आएंगे। भैया ये वाले के आपके रूट्स नॉन रियल होगा, इमेजिनरी होगा, d लेस देन 0 हो गया, लेकिन अगर मुझे रियल रूट चाहिए 2, तो वो कहां से आएगा? दूसरे वाले फैक्टर से आएगा। तो ये दूसरे वाला फैक्टर का डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि रियल भी है और डिस्टिंक्ट भी है। डिस्टिंक्ट है इसलिए देखो मैंने ग्रेटर देन 0 किया, यहां पर इक्वालिटी नहीं लगेगी। अब जैसे आप d ग्रेटर देन 0 को सॉल्व करेंगे, तो देखिए आपके पास आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब माइनस c माइनस 8, दिस इज ग्रेटर देन 0। 4 का फैक्टर काटेंगे, यहाँ 4 आएगा, तो 4 प्लस c प्लस 8 इज ग्रेटर देन 0, तो हमारे पास आ जाएगा c इज ग्रेटर देन माइनस 12। देख लो ध्यान से, c इज ग्रेटर देन माइनस 12 आ जाएगा, ठीक है, कि माइनस 12 से तो बड़ा है। इक्वालिटी क्यों नहीं लगाई आपको पता है? रियल एंड डिस्टिंक्ट बोला गया। तो जब ये केस 1 था, कि जब आपके पास केस 1 क्या था? जब आपके पास ये पॉजिटिव होगा तो ये अपने पास आंसर आएगा। अब इसी में बेटा आप एक चीज देखो, समझने की कोशिश करो कि d ग्रेटर देन 0 को तो आपने सॉल्व कर लिया, जैसे ही आपने d ग्रेटर देन 0 सॉल्व किया तो आपके पास आया c इज ग्रेटर देन माइनस 12। इसी में साथ में देखो इसका d क्या था? 0 से छोटा था। ये वाले क्वाड्रेटिक का d ग्रेटर देन 0 था, तो दो रूट आ गए, लेकिन ये वाले क्वाड्रेटिक का d लेस देन 0 था। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं, तो यहां से देखो क्या कंडीशन आएगी, d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब माइनस, दिस इज लेस देन 0। इसका d ग्रेटर देन 0 है, इसका d लेस देन 0, तो इसका d ग्रेटर देन 0 तो मैंने सॉल्व कर लिया। इसका अगर d लेस देन 0 सॉल्व करूंगा, 4 का फैक्टर अगर हटा दें तो 4 प्लस c इज लेस देन 0, तो c इज लेस देन माइनस 4। तो यहां पर मेरे पास देखो क्या आ रहा है, एक बोल रहा है कि माइनस 12 से बड़ा लो, दूसरा बोल रहा है माइनस 4 से छोटा लो। एक बोल रहा है माइनस 12 से बड़ा लो, एक बोल रहा है माइनस 4 से छोटा लो। तो यहां से बेटा पहले वाले केस से c मेरे पास क्या आ गया? c बिलोंग्स टू माइनस 12 से माइनस 4 तक। पहले वाले केस में c बिलोंग्स टू माइनस 12 से माइनस 4 तक। अब बेटा अपन बात करते हैं सेकंड केस की। अब हम बात करते हैं सेकंड केस की। तो सेकंड केस में मैं क्या बोलूंगा? फर्स्ट केस में x स्क्वायर माइनस 4x माइनस c पॉजिटिव था। अब मैं आपको बोल रहा हूं when x स्क्वायर माइनस 4x माइनस c इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस c या तो पॉजिटिव था या तो 0 के बराबर था। तो अब मैं बोल रहा हूं कि if x स्क्वायर माइनस 4x माइनस c इज इक्वल टू 0, तो यहां पर बेटा, यहां पर आप देखो समझने की इसको कोशिश करो कि अगर ये 0 होगा तो ये पहला वाला फैक्टर जो है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस c मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर माइनस 4x माइनस c माइनस 8 इक्वल टू 0, ये आपके पास आ रहा है। अब अगर ये वाला फैक्टर 0 के बराबर है, ये वाला फैक्टर, तो बेटा अगर ये वाला फैक्टर 0 के बराबर है तो इसका d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और अगर ये वाला फैक्टर 0 के बराबर नहीं है तो इसका d लेस देन 0 होना चाहिए। सोच के देख, अगर ये वाला बेटा फैक्टर 0 के बराबर है तो इसका d आपके पास क्या आ रहा है? 0 से बड़ा। और ये वाला जो क्वाड्रेटिक है, इसका अगर फैक्टर 0 के बराबर नहीं आएगा तो इसका d 0 से छोटा आना चाहिए। इसको आप बेटा अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर्स क्या आएंगे? इसमें आ जाएगा c ग्रेटर देन माइनस 4, इसमें आ जाएगा c लेस देन माइनस 12। क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन मिल रहा है? क्या ये वाला केस कभी भी पॉसिबल है? क्या ये बोल रहे हैं माइनस 4 से बड़ा लो, ये बोल रहा है माइनस 12 से छोटा लो। इस केस में बेटा, इस केस में कुछ भी कॉमन, इन दोनों में कुछ भी कॉमन सेट आ ही नहीं रहा c का, तो ये वाला केस तो कभी हो ही नहीं सकता, ये वाला केस तो कभी हो ही नहीं सकता। और वैसे भी आप सोच के देख लो ना, अगर आप x स्क्वायर माइनस 4x माइनस c को
जीरो के बराबर बोल दोगे तो सवाल में बचेगा ही क्या? जीरो, ये भी जीरो, जीरो इक्वल टू जीरो आ जाएगा, सवाल में कुछ बचेगा ही नहीं। सवाल एक्चुअल सेंस में सॉल्व कब होगा? जनरली ऐसी चीजें होती नहीं है। आप सोच के देखो ना, इसको अगर आप जीरो कर दोगे तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो सॉल्व क्या कर दो? सब तो जीरो है। ओरिजिनली आपको सॉल्व कैसे करना है? देखो, आपको बेसिकली इसको पॉजिटिव ही मानना पड़ेगा। पॉजिटिव मानोगे तभी तो आप उसको कुछ सॉल्व करके आंसर निकाल पाओगे। जीरो वाले केस में आपने वैसे भी देख लिया, देखिए अगर आप इसको जीरो के बराबर मानेंगे तो ये वाला फैक्टर जीरो होगा, ये वाला फैक्टर नॉन जीरो होगा। अगर ये वाला फैक्टर जीरो होगा तो इससे आपको दो रियल रूट्स मिलने चाहिए। अगर ये वाला फैक्टर नॉन जीरो होगा तो इससे आपको रूट्स नहीं मिलने चाहिए। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास बेटा कोई भी आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्योंकि सिर्फ एक ही केस बचा और उसमें कॉमन आंसर आ रहा है -12 से -4, इसलिए हमारा जो फाइनल आंसर भी होगा बेटा दैट विल बी फ्रॉम -12 टू -4। ठीक है, फाइनल आंसर विल बी फ्रॉम, अपन आंसर एक बार चेक भी कर लेते हैं, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल करेक्ट है। -12 से -4 विल बी आवर फाइनल आंसर। एक बार तसल्ली से बेटा अगर आप चाहो तो थोड़ा सा इसको रिवाइंड करके भी आप सुन सकते हो, क्योंकि अच्छा सवाल है। अब इसी में ऑल्टरनेटिवली देखो कैसा सवाल आ सकता था। ऑल्टरनेट, इसी का ऑल्टरनेट सवाल कैसा हो सकता था? आपसे पूछ सकता था फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द रेंज ऑफ सी, इन द रेंज ऑफ सी, कि सी की कौन कौन सी इंटीग्रल वैल्यूज पॉसिबल है। तो आप क्या बोलेंगे? -12 तो नहीं है, -11, -10, -9, -8, -7, -6 और -5, ये 7 वैल्यूज है बेटा। -4 भी पॉसिबल नहीं है। ये 7 वैल्यूज हैं जिसके लिए आंसर आपका आ सकता है। ठीक है, आपके लिए बेटा एक होमवर्क के लिए मैं चीज छोड़ रहा हूं कि आप ये जो दोनों बाउंड्री पॉइंट्स हैं -4 और -12, आप एक एक बार रख के देखिएगा। ठीक है, एक बार आप c का वैल्यू -12 रख के देखिएगा कितने रूट आ रहे हैं, एक बार आप c का वैल्यू -4 रख के देखिएगा कितने रूट आ रहे हैं, और आप इस चीज को पाएंगे कि दोनों ही सिचुएशन में बेटा दो रूट्स नहीं होंगे, या तो एक रूट होगा या तो 3 रूट्स होंगे, पर दो रूट तो नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि दो रूट्स होने के लिए एग्जैक्टली 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होने के लिए यही आपकी कंडीशन कि आपका जो c का वैल्यू सेट होगा दैट शुड बी फ्रॉम -12 टू -4। तो विद दिस बेटा हम अपने आज के लेक्चर के एंड पे पहुंच चुके हैं, एंड आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और काफी एंटरटेन भी आप हुए होंगे, क्योंकि बहुत एक्साइटिंग से हमारे आज क्वेश्चंस थे। तो अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो के लिंक को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर आपको बेटा बहुत ही अच्छा लग रहा है, आपके लेक्चर्स काफ़ी आपको पसंद आ रहे हैं, तो अपना एक पॉजिटिव कमेंट भी मेरे लिए ज़रूर आप शेयर करिएगा, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं आपके लिए इसी तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। जो बच्चे नए हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक को इमीडिएटली आप ज्वाइन करिए, ताकि आपको सारे अपडेट्स भी मिलें और होमवर्क भी मिल पाए। थैंक यू।